हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे हमारी कक्षा 10वीं की जो सीरीज चल रही है त्रिकोणमिति, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोग देख रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो जनरली ये जो पाइथागोरस थ्योरम है हम लोग क्लास 7th 8th या 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि हम लोग अच्छे से स्टडी नहीं किए हुए होते हैं, अच्छे से हम लोग को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मेरे को लगा कि एक टॉपिक एक अलग से ही बना देना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर, क्या क्या उसमें खासियत होती हैं, क्या क्या इसकी स्पेशलिटी होती हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि व्हाट इज़ पाइथागोरस। सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का ये जो लिखा हुआ है उसकी परिभाषा लिखी हुई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइथागोरस जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, दैट मीन्स लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। आप लोग एक बार और देख लीजिए, ये जो समकोण त्रिभुज में ये जो लाइन लिखी है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम केवल समकोण त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं। और समकोण त्रिभुज का मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा एक एंगल 90 डिग्री है और हम इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने ये प्रमेय और ये सूत्र लिखा हुआ है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर आवर दिस टॉपिक्स। सो हम लोग देखेंगे कि अभी जो ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा तो हम इसको केवल समकोण त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग इस जो ये परिभाषा लिखी है जनरली पेपर में पूछी नहीं जाती है, लेकिन हो सकता है कि इस बार 10th क्लास में ये वाली जो डेफिनेशन है वो पूछ ली जाए, क्योंकि NCERT का जो सिलेबस न्यू आया है, कुछ सिलेबस कटा हुआ है, लेकिन मैंने देखा था सिलेबस तो ये वाला जो टॉपिक था आपका वो उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या क्या उसकी खासियत होती है, वो मैं आपको यहाँ पर ये स्टार मार्किंग वाले पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लंब और आधार दोनों से सबसे बड़ी भुजा, ये जो स्लोप बना हुआ है, ये जो ढाल बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, तो ये जो ढाल है इसको हम बोलते हैं कर्ण। ये जो ढाल है इसको बोलते हैं हम कर्ण, क्योंकि ये जो ढाल वाली लाइन है इसको हम कर्ण बोलते हैं। और ये लंब, आधार और कर्ण तीनों में, इन दोनों में से तीनों में सबसे बड़ी ये वाली हमारी होती है, कर्ण वाली हमारी होती है सबसे बड़ी भुजा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको स्टेटमेंट 1, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेकंड चीज हमारे पास है समकोण त्रिभुज में लंब या आधार दोनों में से कोई भी सबसे छोटी भुजा हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, आपके पास एक भुजा लंब है और एक भुजा आधार है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, तो इसमें छोटे होने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन लंब और आधार में से कोई एक भुजा तो ऐसी होगी जो छोटी होगी, तो या तो वो लंब हो जाएगी या तो वो आधार हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी जो भुजा है वो हमारे पास छोटी या बड़ी हो सकती है। सपोज करिए ये वाली अगर 3 है और ये वाली 4 है, तो ये वाली छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में तो ये बड़ी हो जाएगी। और हो सकता है ऐसा भी हो कि ये वाली 3 हो, ये वाली 4 हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि हमने बहुत सारे त्रिभुजों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग हमने देखा था त्रिभुज की, जब मैंने क्लासिफिकेशन किए थे तो आप लोग देख चुके होंगे कि उसमें मैंने आपको विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज भी पढ़ाया था। तो तभी भी मैंने आपको क्लियर किया था कि मैंने
वहाँ पर आपको बता दिया था कि समकोण त्रिभुज में ही हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये तो हमारा पूरा हो चुका है पाइथागोरस प्रमेय। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बेहतर ढंग से समझ आई होगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बनाए हुए हैं डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट व्यू से बनाए गए ये एक त्रिभुज हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम पहले वाले ट्रायंगल को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला ट्रायंगल है हमारे पास। तो इस वाले ट्रायंगल में आप लोग देखेंगे जो हमारा थीटा एंगल है वो हमने ऊपर लिया है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी थीटा एंगल की बात करेंगे, जहाँ जहाँ थीटा एंगल है वहाँ वहाँ की हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद ये जो एंगल हमने नहीं लिया है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने थीटा कोण लिया है, और जब भी कर्ण और ये वाली साइड जब भी यहाँ पर थीटा कोण बनता है तो उसके जस्ट बाजू में हमारा आधार होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी कि कर्ण और एक जो भुजा होती है वहाँ पर अगर हमारा थीटा कोण बन रहा है तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये कर्ण दिख रहा होगा, ये जो कर्ण बना हुआ है यहाँ पर ये कर्ण दिख रहा होगा, और उसके बाद ये भुजा दिख रही होगी। तो यहाँ पर हमारा कोण बन रहा है तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। फिर बची हुई भुजा तो लंब ही होगी, यहाँ पर भी लंब होगी। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हो गया पहला फिगर और ये हो गया दूसरा ट्रायंगल हमारा। अब हम बात करते हैं तीसरे ट्रायंगल की। तीसरे ट्रायंगल में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी हमारा ये वाली भुजा हमारी कर्ण है, और ये वाली भुजा जहाँ पर एंगल बन रहा है, और एंगल कहाँ से सटके है इस वाली भुजा से, तो ये आधार हो जाएगी। आधार वाली भुजा हमेशा कर्ण से सटके होती है, कर्ण के पास होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पर हमारा कोण बनता है वहाँ पर हमारी आधार वाली भुजा कर्ण के साथ ज्वाइंटेड रहती है। अब आप लोग देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन है कि हमारा एक कर्ण हमारी एक भुजा यहाँ पर है, ये चौथा फिगर है हमारा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये हमारा थीटा एंगल बन रहा है, तो ये कर्ण हमारा ये हो गया स्लोप वाला, और ये जहाँ पर एंगल बनता है वहाँ पे हमारा आधार हो जाता है, और बाकी बचा हुआ हमारा लंब हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 1 2 3 4 चारों चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और पांचवा छठवां एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे से और देख लीजिएगा यहाँ पर, तो आपको और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये पांचवा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, और जहाँ से एंगल बनता है वहाँ पर आधार होता है। और कर्ण तो आपको पता है कि वो स्लोप में होता है, यहाँ पर भी कर्ण स्लोप में है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भुजा है हमारी ये आधार हो गई। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों ने आज पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ लिया है, और पाइथागोरस प्रमेय के साथ साथ आप लोगों को कहाँ पर लंब होता है, कहाँ पर आधार होता है। तो मेरे को जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम टाइम मेरे को यही डाउट मिलता है कि लोगों को जनरली पता नहीं होता है, क्योंकि त्रिभुज को हम कितने ही प्रकार से बना सकते हैं, कितने ही प्रकार से त्रिभुज की डिजाइन कर सकते हैं। हम उसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसा 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 और ऐसा, तो किसी भी प्रकार से हम उसको बना सकते हैं। लेकिन हमको ये जनरली पता नहीं होता है कि हम उसको आधार कहाँ माने और लंब कहाँ माने। तो ये सारी जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो इन सब डिफ़िकल्टीज़ को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आप लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके 2 बार 3 बार देख सकते हैं। यकीनन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है, और आपको शायद ही कहीं पूरे यूट्यूब के अंदर ऐसा एक्सप्लेन किया होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से 1 बार 2 बार रिवाइज कर सकते हैं इसको। और जब भी आपको समझ ना आए कि पाइथागोरस होता क्या है तो आप वीडियो को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ओके डियर, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।